नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। जैसा कि आपने पिछली मेरी वीडियोस में देखा, मैं आपको मिलवा रहा हूं जो स्टार्स हैं अपने लीगल फ्रेटर्निटी के, उन लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, उनके एक्सपीरियंस आपसे शेयर कराता हूं और उनकी उपलब्धियों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो आने वाली यंग जनरेशन है वो सीखे कि किस तरीके से लीगल फ्रेटर्निटी में काम करते हुए लोगों ने अपने आप को बुलंदियों तक पहुँचाया, किस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किए, क्या क्या उनके संघर्ष रहे। मैं ऐसे लोगों से आपकी लगातार मुलाकात करा रहा हूं और आज एक बहुत ही हरदिल अजीज़ मैं आपको पर्सनैलिटी से मिलवा रहा हूं। इज़ नन अदर देन एडवोकेट युधिष्ठिर कौल। कौल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में। और मैंने आपको तकलीफ़ दी, अभी देखिए 7 बजने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको रोके रखा। तो मैं आपसे आज कुछ बातचीत करूंगा ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है एडवोकेट्स की, वो सीखे कि किस तरीके से इस फ्रेटर्निटी में बुलंदियां छुई जा सकती हैं, किस तरह से एक सक्सेसफुल लॉयर बना जा सकता है। तो दोस्तों, मैं अपने जो बड़े भाई हैं इनका थोड़ा सा परिचय ब्रीफ में दे दूं। बेसिकली बिलोंग्स टू हिमाचल एंड दिस उन्नी डिस्ट्रिक्ट ऊना से इनका बर्थ हुआ और बर्थ इनका हुआ 1950 में। तो 74 इयर्स का इनका अपना एक जर्नी हो गया है। और इन्होंने जो अपना LLB किया वो किया शिमला से 1974 में, और उसके बाद सीधा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपने आप को एनरोल कराया। तब से लेके आज तक लगातार ये क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे केसेस किए, मैं पूछूंगा इनसे इनकी ज़बानी तो आप दंग रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े केसेस करने के बाद भी इतना शांत व्यक्तित्व और इतना बिल्कुल मैं कहूँ जिसके अंदर अभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं, सिंपलिसिटी का एक एग्जाम्पल। तो ये आपको मैं इसलिए इनसे मिलवा रहा हूँ। और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है ग्लोबल डायरेक्टर है, लंदन में है, वो ग्लेक्सो कंपनी में। एंड जो शहजादे हैं वो एडवोकेट हैं हमारी आपकी तरह। तो दोस्तों, मैं सीधा आ रहा हूँ एंड 50 इयर्स हो गए हैं इनको हमारी इस फ्रेटर्निटी में, मींस एक हाफ सेंचुरी। तो जो ये हाफ सेंचुरी है आपकी, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। सर, आप अगर आज एडवोकेट ना होते तो क्या होते? एडवोकेट होने का कहाँ से आपको आइडिया आया LLB करने का? उसके पीछे बड़ा सिंपल रीज़न है कि मैं फादर वाज आल्सो एडवोकेट, तो वो जो इंस्पिरेशन है वो घर से मिली। एंड आई वांटेड टू बी एन एडवोकेट राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज। It was your choice or father's It was will? my choice. It was your choice. It was my choice. Okay. तो यहाँ जब आप 74 में आए तो क्या माहौल था और कैसा आपको लगता था कि आज के और उस कंपैरिजन में अगर हम जाएं तो उस माहौल का थोड़ा सा एक पिक्चराइज करें उसको? बहुत फ़र्क आया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सीनियर्स थे वो पढ़े लिखे लोग थे। आज की जो जनरेशन है सीनियर्स की, वो अनपढ़ हो गई है। ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है। वो लोग आज के सीनियर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम अनपढ़ की क्लास में आते हैं उन लोगों के कम अनपढ़ इन द सेंस ऑफ लॉ। कि वी आर, यस, इन द सेंस ऑफ लॉ। वो लोग मेहनत करते थे। दे यूज्ड टू बर्न से मिडनाइट कैंडल्स, study the law, study the facts, and they were equipped with everything while facing the courts. In case any question was put to them by the court, they were always ready with the replies. उनके यहाँ कोई ऐसा, there was no dearth of intelligence, there was no dearth of, say, common sense, there was no dearth of, say, hard work on their part. This is a must say, and we must appreciate. अगर हम आज भी उन लोगों को फॉलो करते हैं तो देयर इज़ नो बार विच कैन से स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग हाइट्स। लेकिन उस टाइम के जो आप जैसे जब जूनियर रहे तो उस वक्त जूनियर्स में भी क्या क्वालिटी आज के कंपैरिजन में हम करें तो क्या था? जूनियर्स में क्वालिटीज़ नहीं हुआ करती, वो सीनियर्स की क्वालिटीज़ होती है जो जूनियर्स को आगे धक्का देती है। तो हम समझें कि युधिष्ठिर जी में वो क्वालिटीज़ आ गई अपने सीनियर्स की, कितना परसेंट मान लें? एट द मोस्ट 50%। 50 इयर्स में 50%, यस। You are not satisfied with Not yourself, not or, yet, not yet. अगर हम कहें कि you are complete lawyer, No, certainly not. reason behind that? रीज़न बिहाइंड जिन लोगों के साथ मैंने काम किया
My senior was a prosecutor way back in 1947. I joined him in 1974. He was one of the, say, creamiest layers of this profession. क्या नाम था उनका? He was Mr. Late Shri जीवनदास बग्गा. हमने उनका नाम अखबार में पढ़ा था शिमला में और डिसाइड किया था कि मैं इनका जूनियर बनूंगा. And I came over here in Delhi. So I had an opportunity to work with him for 2-3 years. And I consider myself to be very lucky कि उन जैसे सीनियर्स हमें मिले और उनका मैंने आज तक कोई ऐसा कंपटीशन में नहीं देखा जो क्लेम कर सके कि उनसे बढ़िया क्रॉस एग्जामिन कर सकता हो. आज तक नहीं मुझे दिखाई दिया. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशंस में तो आपकी भी लोग मास्टरी मानते हैं और लोग आपको फॉलो करते For them to appreciate, I don't know whether I'm that competent or not. But the fact remains, अगर मैं बहुत बढ़िया कंपैरिजन करूँ अपने आप का उनसे, तो मैंने 50% भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा होगा. हैं. आपने बहुत बड़े बड़े केसेस भी डील किए हैं. कुछ केसेस बताएं हमारे बच्चों को, हमारे जो जनरेशन के लॉयर हैं, यंग जनरेशन के, I उनको. was lucky enough in that respect. When I joined CBI as a prosecutor, way back in 83, 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, and I was a prosecutor for that case. उसके बाद 85 में संत लौंगोवाल मर्डर केस हो गया, लौंगोवाल अकॉर्ड वाला. I was prosecutor on that case also. Then there was a murder of an IPS lady, Bandana Malik, who was from Sonipat. She was murdered at Impal. उसका केस भी मैं ही इम्पाल में जाके कर रहा था एज प्रोसिक्यूटर. तो दीज आर सम केसेस विच आई हैड. ब्लू स्टार में जब आप प्रोसिक्यूटर्स थे तो उस वक्त तो बिल्कुल माहौल दूसरा किस्म का था. तो आपके ऊपर कोई दबाव भी आए होंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो रहे होंगे. लकीली इनफ, क्योंकि मैं उसी माहौल में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा था, मुझे कुछ ऐसा अजीब लगा ही नहीं कि कोई प्रेशर हो मुझ पर. अगेन आई कैन से आई वॉज लकी इनफ. I think you have dealt with more than 1,000 cases of anti-corruption. No, 100. I think 100 files are in your chamber right now. So मैं आपको इनकम टैक्स की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ. In spite of all, जानना ये चाह रहा हूँ नहीं, I had very good cases. पीसी एक्ट के जो केसेस हैं, PC Act, मैं अगर पीसी एक्ट पर आऊँ say hundreds on. तो सर पीसी एक्ट का बारे में आप बताएं हमारे यंगस्टर्स को. व्हाट इज पीसी एक्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू डील विद द केसेस ऑफ पीसी एक्ट फॉर ए क्रिमिनल लॉयर. Fact remains, the PC Act cases are more technical than any other case. And it's really a tough job to seek, say, acquittal in such matters. And especially with the latest, say, developments in technology, it has become a hard job. The reason is very simple. Recording is carried out, the voices are recorded, video recording is carried out, and the same is admissible in evidence. You have to face all these things. And to challenge that, it's a tough job. सर फॉर बेल इन पीसी एक्ट केसेस अक्सर देखा गया है कि एक बार पकड़ने के बाद कुछ को 1 महीने में बेल मिलती है, कुछ को 4 महीने में मिलती है, कुछ को 6 महीने में मिलती है. तो अगर पीसी एक्ट के लिए बेल के लिए हम अपने क्रिमिनल लॉयर को खड़ा करते हैं तो उसको क्या प्रिकॉशंस और क्या वो टिप्स हैं जिससे वो बेल जल्दी ले सके. There is no special tips for getting bail. Reason being, in certain matters, as they suppose somebody has been caught red-handed, accepting bribe, so he can get bail, say 10 days, 15 days, say a month at the most, and otherwise say 60 days. But that is the legal aspect, as it is 167 says so. But I have seen people are languishing in jail for 4 months, 6 months, even 1 year. But in case offence is read out with the IPC case matters, offences, say there is, suppose there is a say, bungling or say cheating to the tune of crore, not crores, say multi-crores, not hundreds but thousands of crores. In that case, certainly the people are languishing behind the bars. Have you dealt with the anti-corruption branch of Delhi state also? No, I was never in Delhi branch. But you deal with some cases of that as a rights from Yes, them. yes, that is there, always there. What's the difference between anti-corruption Delhi and CBI anti-corruption? There is no difference. Working is same. Working is same. Reason is
The only difference is that in this CBI, inspector is allowed to investigate, but with permission under Section 17 or most probably, that even a officer below the rank of inspector can investigate. Similar is the case there in Delhi or any state police. DSP or ACP is authorized to investigate the cases. But with special permission, inspectors are conducting the, say, raids. So there is not much of difference. System is same. Raid is carried on in the same fashion. सीबीआई का जो हवा है, जो सीबीआई का जो टेरर है इन द पब्लिक और अमॉन्ग द एज ए जनरल मैं कहूँ, वो लोकल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स का नहीं है. इज इट राइट? To some extent, you can say yes. रीजन बिहाइंड? The reason behind, after all, it's a central government agency. वो एक बड़ा शेयर है, एक छोटा शेयर है. तो difference remains. You can't change the scenario. बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, मैंने भी कुछ केसेस किए हैं, उनमें मैंने देखा कि जो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत डीप में तक जाते हैं. इवन अगर कोई एक आदमी पकड़ा गया पीसी एक्ट में, तो उसके पूरे परिवार का इंटेरोगेशन करना, उनकी साहब की प्रॉपर्टीज़ को देखना, इवन सपोज हस्बैंड है तो वाइफ की प्रॉपर्टी का पूरा वो करना, बच्चों की प्रॉपर्टी का करना, जो एंटी करप्शन स्टेट गवर्नमेंट का देता है वो नहीं In fact, they don't have got the staff. They don't have got that much of machinery to support them. Or in addition thereto, I'll say one thing more. While the case is registered with CBI, people say there is something must be serious. And people take it seriously. Similarly, now, as a consequence thereof, the CBI officers also take it seriously. And there is a battery of officers along with one IO who are to support them. Then there is a system further, right from constable to SP, all are involved in one case. In every case, I say. So that much of manpower, that much of, say, competence of minds working together, that affects. बट मैंने एक बात सुनी है, कहावत है या वो मिथ है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ और रिश्वत दे के छूट जाओ. क्या अगर मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से पूछूं, क्या सीबीआई ऑफिसर्स में करप्शन नहीं है? Who are dealing with the PC Act cases? ऐसा है, इस बारे में ये कहना कि हर जगह दूध के धुले हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा. और हर जगह बेईमान है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा. All, but there are... I'm coming to that. पीपल से का बेईमानी के बगैर वकालत नहीं होती. और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आज तक बेईमानी नहीं करी वकालत में. बेईमानी या झूठ? वो जिसे झूठ कहते हैं बेईमानी कहते हैं. मैं सच बोल के वकालत कर रहा हूँ आज तक. मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेबर ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम लगता है. बेटे फ़ोन आ रहा है मेरे ख्याल में. तो मेरा सीधा सा सवाल ये है सर कि क्या चैलेंजेस आएंगे अगर एक जो क्रिमिनल लॉयर है, जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करता है, वो पीसी एक्ट केस के लिए खड़ा है कोर्ट में और सपोज वो विटनेस कोई क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, तो अदर केसेस में दूसरे टाइप का एग्जामिनेशन है, मर्डर केसेस हैं, चोरी के केसेस हैं और दूसरे केसेस. बट पीसी एक्ट में मैं समझता हूँ इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट की हैं टू मिनिमाइज द बर्डन और व्हाट्स सो एयर रीज़न. बट एक इम्प्रेशन ये जाता है कि उन केसेस को बहुत केयरफुली टैकल करना पड़ता है. तो क्या प्रिकॉशंस, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए साहब, सिंपल सी बात है, आप फाइल पढ़ेंगे आपको हर चीज़ फाइल में मिलेगी. आप लॉ जानते हैं, आप अप्लाई करेंगे आपको हर चीज़ वहाँ से मिलेगी. यही ट्रेनिंग है हर एक के लिए, यही हमें ट्रेन किया जाता था. हमारे सीनियर कहते थे बेटे फाइल पढ़ो गीता की तरह. जितनी बार पढ़ोगे कुछ फैक्ट्स आपके नॉलेज में और आएंगे. एंड आई स्टिक टू दिस वर्डिंग ऑफ माई सीनियर्स एंड रियली आई फाइंड इट ट्रू एज ऑन टुडे आल्सो कि अगर मैं फाइल को 4 बार पढ़ता हूँ तो मैं 5वीं बार पढ़ने में मुझे कुछ और मिलेगा. एंड दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस. दैट्स ऑल. But while cross-examining the IO or the officers of CBI, अक्सर देखा गया है कोर्ट इंटरप्ट करती है अगर डिफेंस लॉयर उनसे बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग में क्वेश्चंस करता है तो उनको कहते हैं नहीं इट इज़ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट इज़ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. ऐसे सिचुएशन में क्या करे क्रिमिनल लॉयर? पता नहीं, आई थिंक अगेन आई हैव टू से दैट आई एम लकी एनफ, मुझे आज तक किसी कोर्ट ने नहीं टोका. सभी युधिष्ठिर कॉल नहीं है ना सर? नहीं, मैं आज की बात तो युधिष्ठिर कॉल तो मैं जब भी था, लेकिन जब फ्रेशर का होल था, आज सीनियर का होल हूँ, फ़र्क है.
लेकिन उस वक्त भी किसी ने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन आपने और लोगों को भी करते देखा होगा क्रॉस एग्जाम, होता है ना इंटरव्यू। होता है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं, कहीं से गलती कर रहे हैं और कोर्ट टोकेगा, कोर्ट इज सपोज टू। नहीं, इंप्रेशन ये जाता है आम आदमी के कि कोर्ट सपोर्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन को, ऐसा लगता है कई बार। ऐसा मुझे आज तक नहीं लगा। बट ऐसी शिकायतें वकीलों की है ना। अब साहब उसके लिए इफ माई माइंड इज बायस्ड समवेयर, तो मैं तो कहूँगा इसी जज साहब बेईमान है। जज साहब भले ही ईमानदार हो, मैं एक जज साहब की इंस्टांस बता देता हूँ। आज उनका बेटा एक जज है, एक की डेथ हो गई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। टू माई माइंड ही वॉज ए मोस्ट कॉम्पिटेंट जज ऑफ हिज टाइम्स। लोगों ने, एंड मोस्ट ऑनेस्ट ऑल्सो, दिस आई कैन से विद माई पर्सनल नॉलेज। या एक और जज साहब बता दूं, जो यहाँ से चंडीगढ़ के थे हाईकोर्ट जज बन के, उनके बारे में भी लोगों ने कह दिया जी बेईमान है ये। और आई कैन वॉट सेफ कि उससे ईमानदार जज दिल्ली की जुडिशरी में शायद, मतलब जिस आदमी ने कभी चाय ना पियो किसी से, मैंने नहीं देखा। कहने को तो लोग उनके बारे में भी कहते हैं। नहीं, मैं बेईमानी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, जस्ट टू फेवर द प्रोसिक्यूशन। मैं वहीं आ रहा हूँ साहब, उनसे ज़्यादा फेयर जज नहीं देखे मैंने। यूं तो मैं अब नाम ले दूंगा किसी का, नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बता रहा हूँ साहब। वन मिस्टर एस.एम. अग्रवाल यूज्ड टू बी सेशंस जज। बड़े कॉम्पिटेंट जज थे साहब वो, लोगों को उनसे बहुत शिकायत रहती थी। मेरे एक केस में मुझसे जो उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में, लोग तो मेरी कोर्ट में केस चलाना ही नहीं चाहते। मैं साहब आई विल बी द लास्ट पर्सन। बड़ू से मैं सर मुझे ये पता है कि जनाब का जो ऑर्डर होगा जुडिशियस होगा। ठीक है, आदमी के टेम्परामेंट डिफरेंट है। जज साहब बहुत सख्त थे, तो उसे क्या आप बेईमान कहेंगे? और हर वकील को टोकते थे। क्या करेंगे आप उसके लिए? और स्टिल आई फर्दर से साहब, जिन लोगों को बहुत बड़े स्ट्रिक्ट जजेस थे, पर ये देखा है बहुत जुडिशियस भी थे वो लोग, और हमने बहुत अच्छे अच्छे जजेस देखे। रादर आई एम प्राउड ऑफ इट कि आई एम ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कि साहब हमें वो जजेस और वो सीनियर्स देखने को मिले। मैं केस पर आता हूँ। कुछ केसेस सर ऐसे होते हैं जिसमें एडवोकेट के लिए, डिफेंस एडवोकेट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना जज को, और उसको ये बताना कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ। सपोज सीबीआई किसी ऑफिस में रेड करती है और जो ब्राइब देने वाला आदमी है वो ऑफिसर की टेबल पर पैसे रखता है, और ऑफिसर उसको उठा के गुस्से में पैसे को फेंकता है और दो चार उसको गालियां भी देता है कि हाउ डेयर यू डूइंग दिस थिंग, और उसे बाहर जाने के लिए कहता है या उठ के बाहर खुद चला जाता है। बाहर सीबीआई वाले खड़े हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, होता है, अरेस्ट करते हैं, हुआ है। और अरेस्ट करने के बाद उसका जो हैंडवाश है वो तो क्योंकि आ गया, और अब एक लुक ना बचता है वहाँ। मैं ऐसे कई केसेस देखे। वो कहते हैं कि इन्होंने पैसे हमें देखने के बाद फेंके कि सीबीआई ऑफिसर आ गए। वो एक्चुअल में उसने फेंके पहले ही कि मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। ठीक है, तो इस चीज़ को ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, नहीं होगी, ना ही कोई विटनेस, उसका कोई प्राइवेट विटनेस वहाँ पर है, बस सीबीआई है या दो विटनेस हैं, वो सब कैसे अंडर प्रेशर है, क्या है, जो भी है, वो एक अलग कहानी है। वो भी सपोर्ट ना करें मान लो उस चीज़ को, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो दिस इज वेयर योर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कम्स yes, वहीं मैं आ रहा हूँ। तब वो कैसे अपने आप को प्रूव करे कि आई एम इनोसेंट। कम्स इनटू पिक्चर। आपको ये बताना पड़ेगा, आपको उस विटनेस को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वहाँ से ले जाना पड़ेगा कि साले तू झूठ बोल रहा है। एक केस में द कोर्ट वाज ऑफ, जज साहब का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हाँ, एल के गौड़ से पहले कौन थे बेटे? उनसे पहले चलिए, जो भी, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। एनीवे, हाँ, भारीयोग साहब की कोर्ट थी। तो जब मैंने उसके पहला सवाल किया, मैं कहा शर्मा जी, आपको तो मैं बहुत से केसेस में गवाही देने की आदत है, तो वो जज साहब से क्या कहता है, सर ये वकील मुझसे झूठ कहलवाना चाहता है। मैंने कहा बिल्कुल चाहता हूँ, तुम सच बोलो फिर मैं देखता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि आपको लोगों की बैकग्राउंड पता करनी पड़ती है, उसकी हिस्ट्री क्या पता करनी पड़ती है। मेरे पास 15 केसेस में उस आदमी के लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नाम था।
विद हिज नेम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस एंड एवरीथिंग। अब मैंने सारे उसको कोट करता चला गया और कन्फ्रंट करता चला गया कि आई हैड टेकन ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद मी। जैसे वो कहते हैं, कौल साहब आप ये कहाँ से लाए भाजी, इसका जन्म पत्री खुलवा रही थी। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, वो क्यों गवाह बना, कहानी होगी, ढूंढनी है आपको। सपोज कोई गवाह पहली बार ही बना है, गवर्नमेंट ऑफिस का वो कोई क्लर्क है या कोई भी है, पहली बार गवाह बना होगा वो सच सच बोल जाएगा। वो वाकई में प्रेशर, सर अंडर प्रेशर सीबीआई कहती है अगर तूने गवाही हमारे अकॉर्डिंग नहीं दी तो हम तेरे खिलाफ रेड कर देंगे। वो सब कुछ उनके कहने से चीफ में बोलेगा, यस वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्रॉस में वो सब कुछ उगल जाएगा। वो क्रॉस वही मैं जानना चाहता हूँ, वही मेरे भाई बंधु जानना चाहते हैं। एविडेंस है वो आपको, आपका विटनेस, आपका कौन, सॉरी आपका जो क्लाइंट है वो बताएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने क्लाइंट पे भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कहता हूँ उससे, क्लाइंट से आने से पहले, कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो सच है जो कागज़ में लिखा है, अब आगे चलो। तो वो ब्रीफिंग तो आपको क्लाइंट ही करेगा, वो फैक्ट सारे क्लाइंट ही बताएगा। इतनी मेहनत तो उसे भी करनी पड़ेगी। हमारे सीनियर्स के सीनियर्स भी ये कहते थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, बताया कि साहब मैंने उसने दिए, मैंने उठा के फेंक दिए। वो अब वो क्लाइंट ने तो बता दिया, इसके अलावा उसके बाद कोई बिल्कुल ना हो। कुछ नहीं। अब मैं और बताता हूँ साहब, मेरे एक केस में एग्जैक्टली सेम पोजीशन है। सब इंस्पेक्टर को उसने पैसे दिए और पैसे सब इंस्पेक्टर ने नीचे फेंक दिए खिड़की से बाहर। अशोक विहार थाने का केस है वो, अपील इज स्टिल पेंडिंग इन हाई कोर्ट। रिफ्यूजल में फेंक दिया, रिफ्यूज करते हुए कि मैं आई डोंट वांट, वो उसको पता था कि हिस्ट्री शीटर बदमाश है ये, जो भी और उसने वो पैसे उसके फेंक दिए वो बाहर। सीबीआई वालों ने पकड़ लिया। दोनों पुलिस वाले सीबीआई वाले अंदर खड़े हैं, उसके सामने फेंके गए हैं पैसे, ये कहते हुए कि मैं नहीं लेता, फिर भी उन्होंने उसे पकड़ा, केस चला, सज़ा हुई है उसमें ट्रायल कोर्ट में। लेकिन मेरा उसमें एक सिंपल सवाल है हाई कोर्ट में भी, कि साहब इनका कहना कि पैसे दाहिने हाथ से ले लिए और फिर इसने पैसे बाईं जेब में रख लिए, और उसी हाथ से पैसे जब तुमने पकड़ लिया उसके बाद तुम कहते हो इसने पैसे फेंके। मान लिया, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम्हारे हाथ छुड़वा के पैसे फेंके कैसे इसने। दूसरा सवाल ये है कि दाहिने हाथ से बाईं पे जेब में पैसे रखे कैसे और निकाले कैसे। कोर्ट में इंस्ट्रक्शंस दे के दिखा दो, आई प्लीड गिल्टी। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो देखनी तो आप ही को पड़ेंगी ना, कौन बताएगा। ये अगर क्रॉस में कहीं कमी रह जाती है, कमी रहती है, सपोज डिफेंस लॉयर नहीं कर पाता, इतना होशियार नहीं है, तो देन तो हाई कोर्ट में भी कोई उसका रेमेडी नहीं है। हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, ऐसी बात नहीं है। ये तो नहीं है कि हर केस में सज़ा होने के बाद ऊपर सज़ा ही होती है। मेरे बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में अवरी हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते आप। कोई अगर हर केस में यही होता तो बट वाज द नेसेसिटी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, बट परेशानी तो आती है अगर आपने क्रॉस में क्वेश्चन ही नहीं किया, आपने सजेशन ही नहीं दिया किसी चीज़ का। मैंने एक दो मैटर्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं, तो मैंने 394 में शायद मोस्ट प्रोबेबली होते या 391 में है, एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट में, अलाउ हो गई। नीचे आई, एडिशनल एविडेंस करवाया, गवाहों को बुलवाया, एविडेंस हुआ, एक्विटल हो गई। उसी कोर्ट ने एक्विटल दी ट्रायल कोर्ट से। देयर इज़ द प्रॉब्लम। सवाल अल्टीमेटली वही आता है कि साहब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही आपका कैलिबर है, इसी में आपकी सारी वाहवाही है। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहता है? हमारे क्रॉस में प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं है। उसे जो कहना वो कोर्ट से कहे, बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता। सपोज अगर वो कुछ कहता है तो वो इट शुड बी ऑब्जेक्टेड बाय द डिफेंस लॉयर। व्हाई नॉट? You should be. It should be not. He should be nabbed there itself. Noted. It should be noted on the साहब आप लिख के दे दीजिए कोर्ट को कि साहब ही इज इंटरवीनिंग, देयर इज नो बार। मान लो आपका कोई कोर्ट क्वेश्चन मना करती है, इट हैपेंड वंस इन माय केस इटसेल्फ। जैसे आप कहते हैं क्वेश्चन नॉट अलाउड, मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं घुमा के दूसरी तरफ घुमा लिया, नॉट अलाउड मैं तीसरी तरफ से घुमा दिया। सातवीं बार जब क्वेश्चन किया तो जज साहब ने समझ नहीं आई कि मैं क्या बोलूं। वो क्वेश्चन आना चाहिए, सेम क्वेश्चन आना चाहिए ना। मैं नहीं पूछा, मत नहीं कहा मैंने।
सातवीं बार जज साहब भी घूम गए कि ये क्या हो रहा है, वो भूल गए कि कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आंसर आ गया और मेरा काम हो गया। तो यही क्रॉस एग्जामिनेशन आर्ट है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक रहे हैं, लंबा अरसा होता है 5-7 साल तक, पूरी एक पार्लियामेंट का सेशन 5 साल का होता है। ये है उस 7 साल के पीरियड में मैंने सीबीआई के में रहते हुए एंटी करप्शन का कोई भी केस नहीं किया था। देन किस टाइप के केस? मैं तो बताया ना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में टाटा के केसेस कर रहा था, सारे पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, टाटा के केसेस कर रहा था। लेकिन आपको हमारी फेडरेटरी में माना जाता है कि आप पीसी एक्ट के एक्सपर्ट हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो काम कर लेगा वही एक्सपर्ट है। यू हैव डन मैक्सिमम केसेस ऑफ पीसी एक्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा फर्क आ गया ना। बाकी 15 किस्म की किताबें पढ़ते हैं, मैं एक ही पढ़ता हूँ, एक्सपर्टीज तो अपने आप हो जाएगी। मैंने आपको 30 जारी कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, इवन हाई कोर्ट में आर्गू करते देखा है, और उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो ढंग से आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं विटनेस के ऊपर, क्योंकि देखिए सारा दामोदर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन आपने क्या किया। एफआईआर सीबीआई ने लिखी या एंटी करप्शन ने लिखी या पुलिस ने लिखी, वो तो उन्होंने लिख दिया। विटनेस उन्होंने बनाए, किस तरह लिखा गया, क्या 161 किया, वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है। अब तो सारा क्रॉस पे आता है कि क्रॉस में आपने किस तरह सच को उगलवाना है, वही हम जानना चाहते हैं। ऐसा शर्मा जी, ये क्रॉस की जहाँ तक बात आ गई, जिनका मैं जूनियर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था, उनसे बढ़िया क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला मैंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी 50 साल की स्टैंडिंग में नहीं देखा आज तक। तो ये चीज़ें मुझे कुछ हेरिडिटरी पेरेंट्स, फादर से, कुछ अपने सीनियर से विरासत में मिली है साहब। मेरा कोई उसमें क्रेडिट मुझे नहीं मिलता। वो आगे बांट दीजिए कुछ चीज़ें। मेहनत करोगे, देखोगे, किस लाइन पर फुटस्टेप नहीं कर सकते उसके लिए। यू कांट टीच एनीबॉडी दैट वे, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट, और आर्ट जो है हर आर्टिस्ट के पास अपनी अपनी किस्म का जो आर्ट है वो डिवाइन गिफ्ट है, मैं ये जानता हूँ। मैंने उसमें कुछ खास नहीं किया। उसके लिए एफआईआर को बार बार पढ़े, या उसने जो एविडेंस दिया है आपको बार बार उसका चीफ पढ़ना पड़ेगा बार बार। नॉर्मली हम डेट क्यों लेते हैं कि साहब मैं कंप्लेनेंट को शैडो के साथ ही करूँगा, उसका रीज़न क्या है? आपके पास दोनों का चीफ होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। आपके पास चीफ भी है, आपके पास 161 की स्टेटमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। और यू आर सो अलर्ट टू दैट एक्सटेंट वाइल द विटनेस इज बीइंग एग्जामिन्ड। जो हमारे सीनियर्स थे, आई कैन से, कि साहब उसने क्या चीज़ कहाँ डेविएट करा है, वो फट नोट कर लेते थे कि ये चीज़ ने 161 में नहीं बोली, ये चीज़ 161 में इसने एग्जैगरेट कर रहा है, ये यहाँ डेविएट कर गया। वो सारी चीज़ें जो कन्फ्रंट करवाने के लिए से जब 4-5 साल की स्टैंडिंग थी, तो मैं और एक मिस्टर जगजीत सिंह हुआ करते थे, ही इज़ नो मोर नाउ। हम दोनों एक केस में एमिकस क्यूरी थे। जब हमने ज़िंदगी में अपने बड़ा तीर मारे कि साहब गवाह को कन्फ्रंट कराया उनकी स्टेटमेंट से, हम बड़े खुश थे, वी सेलिब्रेटेड इट कि यार हमने भी आज तो कन्फ्रंट करा दिया। सवाल ये, यू हैव टू बी अलर्ट इन कोर्ट एट दैट टाइम। तो वो सीनियर्स हुआ करते थे, हम लोग जब बहक जाते हैं कहीं ना कहीं, दैट्स द डिफरेंस। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई चीज़ आपने ऐसी पूछ ली जो ना चीफ में है ना उसके 161 में, इज इट परमिसिबल? Why not? You can ask any question to the witness. If it is not directly relevant, it is connected with the relevant questions in any manner whatsoever. That's a question, valid question. Court can't object. Why should the court object? There is no reason for the court to object to it. जिस दिन चीफ होता है, उसका एक चीज़ और है, उसका एक इलाज और है छोटा सा। जैसे मान लो कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, आप रिक्वेस्ट करेंगे साहब मेरा ऑब्जेक्शन, आप जनाब मेरा इसको लिख लो, ऑब्जेक्टेड टू कर दीजिए या नॉट अलाउड करवा दीजिए। अगर कोर्ट मान लो वहाँ भी मना करे, तो साहब आप एक काम कर सकते हैं, इट्स ओपन फॉर यू। आप वो क्वेश्चन कागज़ पे नोट डाउन करिए, टिकट लगाइए और कोर्ट में दे दीजिए। This question was put up by me or put up by court. My question, Yes. which is disallowed by the court, this application is here, be taken on record. आप कोई भी कागज़ कोर्ट को टिकट लगा के जब दे देंगे, तो दैट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट आपको वो कागज़ वापस नहीं कर सकती। And court is bound to place on the record. अगर वो ना करे तो इट इज टेम्परिंग विद द जुडिशियल रिकॉर्ड। दिस इज द लॉ। Court is duty bound to Court is place on the duty file bound. on that आप कुछ भी application. लिख के कोर्ट में कागज़ पे एप्लीकेशन लगा दें,
कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट कर सकती है, लेकिन उसे वापस नहीं कर सकती। वो प्रॉब्लम आती है एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर कि आज जैसे चीफ हुआ, काफ़ी लेंथी चीफ है, 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 6 दिन लगते हैं। तो कोर्ट कई बार कंपेल करते कि आज ही आप क्रॉस करिए। तो उस केस में क्रिमिनल लॉयर क्या करे? साहब उतना खींच जाए उसको, उस दिन के लिए खींच जाए, अगले दिन की तैयारी हो जाएगी। अगर 6 दिन चीफ चला है, नहीं 6 दिन नहीं, मान लो 1-2 घंटा चला, 1 घंटा चला या 2 घंटा चला, मैं कह रही हूँ तो क्या Normally- के पास ये ऑप्शन है, वो कहेंगे आज मैं नहीं करूंगा। हाँ, यू कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट कि जी मैं इसको इसके बाद करूंगा, एंड कोर्ट्स नॉर्मली डू एग्री टू इट। इन नॉर्मल कोर्स किसी कोर्ट ने आज तक मना नहीं किया। बट द लॉ इज अबाउट दिस फैक्टर। अगर आपकी रिक्वेस्ट अपने रिक्वेस्ट रीजनेबल है तो इट शुड बी अलाउड। आप आना सर, डिफेंस लॉयर ये कहता है सर मैं इसको, मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट से इसमें कुछ पूछना पड़ेगा। इट्स अ वैलिड रीजन एंड द कोर्ट शुड एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट आल्सो। और हमारे साथ तो आज तक ऐसा ही हुआ साहब, हमने कबल के कई बार तो 2 बार भी जजमेंट मांगनी पड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द केस। कोई भी रीज़न हो सकता है और वो किसी के साथ भी हो सकता है। यू आर पर्सनली स्टक समवेयर, so you can make a request to the court. नहीं वो रीजनिंग एक्चुअली अगर आप सुनिए साहब, अगर आप रेगुलरली चीटिंग करते हैं कोर्ट के साथ तो कोर्ट मना करेगी, वरना मुझे आज तक किसी कोर्ट ने मना नहीं किया। कई बार कुछ एडवोकेट, मेरे सामने का इंसिडेंट है, मैं कोर्ट का नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो कोर्ट की डिफेमेशन होती है। तो एक वकील साहब ने कहा जी मैं आज क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करूंगा। तो जज साहब ने पूछा भी क्यों नहीं करेंगे? बोले जी मैं सच बता दूं? बोले हाँ बताइए। बोले मैंने जो रात को पी थी, मैंने अभी तक उसका नशा ढंग से नहीं उतराया, आई एम नॉट एबल टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। अब इस तरह का जब प्ली आ जाए तो तो कोर्ट क्या करे? कोर्ट शुड एक्सीड, आई थिंक। कोर्ट ने मान लिया, बोले ठीक है वकील साहब। आफ्टर ऑल दीज आर ह्यूमन वीकनेसेस। वो मेरे साथ भी हो सकती है, भले ही मैं नहीं पीता, वो अलग बात है, बट इट कैन बी विद एनीबॉडी। मीन्स आपका बात का लबोलबाब ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले डिफेंस लॉयर को मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, कई बार एफआईआर पढ़नी पड़ेगी। उसी आदमी का बयान नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी फाइल पढ़नी पड़ेगी। परसों मुझे एक एहसास हुआ कि अगर ये सवाल मैंने कंप्लेनेंट से भी पूछ लिया तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई थी, मैंने उस गवाह को नहीं पढ़ा था, अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया था। अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने अनइम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया। एक कई बार कोर्ट्स में होता है, हर एक तरह के केसेस में, इवन कोर्ट सेज छोड़िए कौन सा, इट इज फॉर्मल विटनेस। So is there any formal witness in the case? I say there is no formality in any witness. Every witness is important for you. पहले पढ़ के जाइए सारा, क्योंकि सारा फाइल आपके अगर एक बार नज़र में होगी तो then nobody can beat you. खाली 1-2 बार पढ़ के चले गए तो बाहर खाई जाएंगे कहीं ना कहीं। 50 साल का आपका इतना एक लंबी एक जर्नी रही इस फेटर्निटी में, कोई कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसको लेके अफसोस है किसी जज के साथ या अपोजिट एडवोकेट के साथ? कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी 50 साल की जर्नी में रहा? हाँ, एक अफसोस है मुझे, रिसेंट अफसोस है। अब मैं कोर्ट को भी ब्लेम नहीं कर सकता, कह सकता हूँ कि गलती मेरी भी थी। इनफैक्ट आई वॉज एंगेज्ड द डे आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट रोमिंग, मतलब एक कोर्ट से निकला हूँ, दूसरी कोर्ट में उसने मुझे पकड़ लिया एंड आई वॉज एंगेज्ड। गवाह चल रहा था, जज साहबा ने टाइम दे दिया मुझे कि ठीक है आप नेक्स्ट डेट पे कर लेना। नेक्स्ट डेट पे अनफॉर्चुनेटली जो मेरे सीबीआई के टाइम का मेरा बहुत गहरे अच्छे दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई। मैं कोर्ट में आया सवेरे सवेरे, मैं सर मेरे दोस्त की ऐसे गुजर गए और मुझे जाना है, आज मैं गवाह को नहीं कर सकूँगा। एंड आई मेड ए रिक्वेस्ट, अब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए जाएं जो नेक्स्ट डेट पे दिलवा देना। अब गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने राइटिंग में वो चीज़ कोर्ट को नहीं दी और मैं चला गया।
नेक्स्ट डेट पे मैं आया, गवाह आया हुआ था, उसका चीफ ख़त्म हुआ, मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जनाब वो मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। कोर्ट में था नहीं वो, 207 की स्टेज नहीं है। मैं सर नहीं है, आई नो दैट, स्टिल आई एम मेकिंग रिक्वेस्ट कि मेरे पास तो और कोई अवेलेबल चारा नहीं है, जनाब दे दीजिए, आई विल कंटिन्यू विद द विटनेस लेटर ऑन। है ना, जज साहब को गुस्सा तो जस्टिफाइड था, 2 डेटें ले चुके थे। आई विल नॉट अलाउ द एडजॉर्नमेंट। मैंने रिक्वेस्ट है, गलती मेरी है, मैं मान लेता हूँ, मुझे क्लाइंट की गलती नहीं कहता हूँ मैं, मेरी गलती है कि मैं क्या क्या गया या नहीं क्या क्या गया, इट्स माई मिस्टेक। जज साहब ने छूटते 50,000 रुपये कॉस्ट लगा दी। आई हैड टू मेक ए रिक्वेस्ट, मैं सर इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं गलती मेरी है, मैं मान लेता हूँ, आप हाई कोर्ट चले जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। रोना तो यही है मुझे आप ही के पास, राइटली और रॉन्गली। मैं जी पैसे इसको देने पड़े, गरीब आदमी मर जाएगा, मैं तो दूंगा नहीं। अल्टीमेटली कोर्ट ने वो इट वॉज रिड्यूस डाउन टू 30,000, 10,000 एक विटनेस का, 10,000 दूसरे विटनेस का, 10,000 DLSA के लिए। वो शायद आज तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसा ही कोई जो जिसमें अफसोस होता हो कोई अपोजिट एडवोकेट के साथ? नहीं, और किसी एडवोकेट के साथ मुझे कहीं आज तक कोई ग्रोज नहीं हुआ है। ये मेरी रिसेंट एक वो है 2024, हाँ जनवरी की इंसिडेंट है याद ये। बस हम ये कहें 50 साल आपका बड़ा स्मूथ चला है जो भी आप। कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें मुझे ये तकलीफ हुई कि ऑल सेड एंड डन, राइटली और रॉन्गली, उस गरीब आदमी को मेरी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। एंड मोर ओवर नॉट ओनली दैट, मैं 30,000 भी जेब से दे देता, बट दैट सॉरी फिगर आई हैड टू कट इन कोर्ट विच आई हैड नेवर टिल डेट। वो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैंने नोटिस करते हैं सर एक बड़े चीज, दिग्गज जजेस के सामने काम किया। मैं नाम नहीं लूँगा, उन जज साहब के फादर भी मतलब मुझे इतना रिगार्ड करते थे। लेट डाउन हुआ, तकलीफ हुई। होती है। क्या 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 आपने ये महसूस किया है, मैं आपकी इंडिविजुअल नहीं कह रहा, आपके साथ, आप कोर्ट में हैं और एडवोकेट्स हैं, स्पेशली लोअर कोर्ट्स में अगर आप गए हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जाना भी होता तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो हैं वो डेलिबरेटली एडवोकेट्स के साथ मिसबिहेव कह लो या इंसल्टिंग वे में बात करना कह लो या उनको डाउनग्रेड करने के लिए कुछ ऐसा बिहेव करती? ऐसा है, ये कंप्लेंट मुझे सुनने में आई है। 1-2 जजेस ने कुछ बड़ा ऑफेंसिवली मेरे से बात करी, तो आई वॉज इन ए पोजिशन टू स्नब देम, तो मैं तो फिर वही क्रूड लैंग्वेज पर उतर आया। दरअसल हर आदमी, मैंने कहा ना, युधिष्ठिर नहीं है। नहीं हो सकता, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वो चीज़ें, तो तकलीफ होती है अब हमें भी थोड़ा सा देख के। ऐसा आ रहा है, आज की डेट में एटीट्यूड है जजेस में, कुछ जजेस में है ये नॉट ऑल, कुछ बहुत में। अच्छे। मैं अभी जिस कोर्ट से होकर निकला हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कोर्ट। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम अपील हुआ था, आज तक का मैंने कभी उस कोर्ट की शक्ल नहीं देखी थी, ना कोर्ट की ना जज साहब की, लेकिन द कंडक्ट एंड द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट इट। ऐसी बात है, बहुत अच्छे जजेस हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, इवन द्वारका में एक इंसिडेंट हो गई, अब वो जज साहब ट्रांसफ़र हो गई हैं, मेरे गले पड़ गए, ज़बरदस्ती पड़ गए माजे में, ऐसा है। एक दिन की बात है, मैं कल कर लूँगा। आई वॉज नॉट वेल टू यस्टरडे, मैं इसलिए फाइल नहीं पढ़ पाया। आज ही सुनेगा माजी, ठीक है सुनो, सुनिए। अब वही बात है कि साहब हमने फ़ाइल तो कभी एक आध बार करवाया होगा, लास्ट में आया था तो फाइल तो पड़ी रखी थी मोटी मोटी, तो शुरू करिए। माजी मैं नहीं करता, लेट द प्रोसिक्यूशन स्टार्ट विद। अच्छा, आपने तो जब पीपी साहब ने स्टार्ट करा, 15 मिनट में ख़त्म हो गया, वो तो जैसे होता ही है। उसके बाद मैं शुरू हो गया। अब वो 1:15 पे पूछते हैं, हाँ मैं आपको टाइम, मैं टाइम नहीं मांग रहा, अब आई कंटिन्यू टिल 4। नहीं आप डेट बताइए। माजी मैं डेट क्यों बताऊँ, आप सुनो। तो ये कई बार हो जाता है, कई बार अब रीजंस बीइंग आई डोंट नो
कि उन अच्छा अब केसेस भी पुराने होते हैं, कई बार जज साहब भी जस्टिफाइड भी होते हैं उस केस में। एक और सवाल बताइए, एक और सवाल उठता है कई बार, पीपी साहब कोर्ट में नहीं है और मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में लिखवाता है या जज लिखवाता है कि एपीपी अपोज द बेल, एपीपी स्ट्रांगली, एमिकेबली, बहुत सारे वर्ड्स जो कट पेस्ट है क्या? हाँ, यस, एमिकेबली। सो इज इट राइट एज पर लॉ और इट इज रॉन्ग? देखिए, एज पर लॉ तो फैक्ट ही है, जब आदमी कोर्ट नहीं प्रेजेंट नहीं है तो अपोज कैसे करेगा? बट सिंपल लिखते हैं, होता है। रीजन बीइंग इतनी आपस में, तो देखिए साहब कई बार क्या होता है, हम लोग भी नहीं होते और जज साहब लिखते हैं प्रेजेंट विद काउंसिल। जी, दूसरा एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल, एपीपी नहीं है जी, यहाँ तक हुआ है। मैं उन जजेस की बात करता हूँ जिनके नाम लोग थर्राते थे, एक्यूज प्रेजेंट विद काउंसिल, एक्यूज कोर्ट में है ही नहीं। आई हैड टू से सर एक्यूज इज नॉट प्रेजेंट, आई एम सीकिंग एडजर्नमेंट से हिज एग्जम्पशन। रूटीन में लिखवा देता आदमी। एक और अहम सवाल पूछना चाह रहा हूँ प्रोसिक्यूशन से जुड़ा हुआ कि एपीपी नहीं है लेकिन उनका जूनियर कोई है और वो चीफ कराने का इंटाइटल है या वो क्रॉस एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व करने का, और उसका ऑर्डर शीट में नाम आना चाहिए या नहीं? अब मैं वहीं आ रहा हूँ। अब आपने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया। दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय वन सरदार जी वाज ए सेशन जज जम्मू एंड आई वाज प्रोसिक्यूटर। जो लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार में आर्मी के भागे थे, आपको वो केस याद होगा, आप तो थे वहाँ पे जी, ठीक है। वो उन भागे भगौड़े फौजियों का केस जम्मू में चल रहा था और मैं उसका पीपी था। अभी मेरी नोटिफिकेशन नहीं हुई थी जम्मू की, तो डिफेंस काउंसिल ने ऑब्जेक्ट कर दिया। साहब ही इज नॉट ए नोटिफाइड पीपी ऑफ दिस कोर्ट। मैं लोकल पीपी से कहा मैं 2 लाइन लिख के कह दे कि आई अपॉइंट हिम ऑन माई बिहाफ। सेक्शन तो आई डोंट रिमेंबर रिकलेक्ट नाउ, और सेक्शन 2 में ही था शायद कि पीपल प्रोसिक्यूटर कौन है। एनी प्रोसिक्यूटर कैन अपॉइंट एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ इफ ही इज कॉम्पिटेंट टू बी अपॉइंटेड एज ए पीपी एंड ही विल बी ए प्रोसिक्यूटर एज इट इज इन दैट कोर्ट। नोबडी कैन डिनाई दैट। एपीपी कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। आप मुझे अपॉइंट कर दीजिए, मैं आपको कर देता हूँ अगर मैं पीपी हूँ। मींस प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट, सो कॉल्ड प्रॉक्सी, लेकिन वहाँ आपके लिए वर्ड पीपी ही आएगा, प्रॉक्सी वर्ड यूज नहीं होगा। लॉ परमिट ऑर्डर शीट देखिए, उसमें लिखा है प्रॉक्सी काउंसिल फॉर एपीपी एसपीपी वाज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, और चीफ भी वही करा रहा है, एग्जीबिट भी वही करा रहा है। यस करवा सकता है वो। इसमें कोई लॉ में कोई दिक्कत नहीं। क्यों हमारे प्रॉक्सी काउंसिल क्या क्रॉस नहीं कर सकते? वेयर इज द बार? वेयर इज द प्रोविजन? वेयर इज द बार? बात देखिए, आपने ऑथराइज किया। आप गवर्नमेंट सर्वेंट एक हैं सेकंड साहब, एक वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है हु? जो एपीपी अपॉइंट करा उसने। नहीं नहीं, पीपी है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। That- अगर वो पीपी है, सब्स्टिट्यूट एपीपी हो गया ना वो तो। मैं सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो प्रॉक्सी पीपी भी हो जाता है, वही आदमी आता है। प्रॉक्सी पीपी कह लो, सब्स्टिट्यूट पीपी कह लो, दैट इज अनदर इशू, दैट इज अनदर पॉइंट। माय पॉइंट इज, सपोज आई एम एपीपी, हाँ जी, मैं नहीं जा रहा हूँ कोर्ट में, ठीक है। मैं अपने जूनियर को भेज देता हूँ, आप कराओ चीफ और आप कराओ एग्जीबिट। जूनियर कौन सा, सरकारी से वाला या प्राइवेट वाला? प्राइवेट, सरकारी में कौन सा जूनियर वो देती है प्राइवेट एपीपी जूनियर को? रख ही कैसे सकता है? एपीपी अपने जूनियर रखते हैं, कहाँ से रखते हैं? हाउ कैन दे? देयर आर सो मेनी। लीगली गलत है। प्रोसिक्यूटर देखिए मैं जो बात पर आ रहा सुनिए हूँ, सुनिए, ऑर्डर में, ऑर्डर शीट में लिखा जा वो रहा गलत, वो है दैट इज इलीगल। बाय द जज दैट प्रॉक्सी काउंसिल फॉर एसपीपी प्रेजेंट, और चीफ वो करा रहा है और एग्जीबिट भी वो करा रहा अगर वो है। इज नॉट सब्स्टिट्यूट एपीपी। मैं वहीं आ रहा हूँ, अगर वो सरकारी ऑफिसर नहीं है यस नो, तो ही कैन नॉट बी, यू कैन ऑब्जेक्ट टू इट। नहीं ऑब्जेक्ट कर दिया, वो हो गया, लेकिन वो सारी प्रोसीडिंग इनवैलिड है। वो किसी भी इट्स टाइम, वॉइड एब इनिशियो, यू कैन चैलेंज एट एनी मोमेंट। किसी भी टाइम बाद में भी सब हाउ डज ही स्टेप इनटू द स्टेप्स ऑफ ए प्रोसिक्यूटर? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें आज तक ऐसा मौका नहीं मिला देखने का। आई एम रियली सर, शो यू Sir, I am really surprised. मिनिमम 50 ऑर्डर शीट्स। you challenged it in the high court. Why don't you go to the high court? दैट्स व्हाई देखिए जब आज तो आपके थ्रू जो बहुत सारे एपीपी अपने जूनियर खड़ा कर देते हैं, 2-2, 3-3 जूनियर के साथ आते हैं, वो कराते हैं, वो एग्जीबिट भी कराते हैं, वो सारे काम कराते हैं और वो अपने दूसरी कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को आता है। वो गलत है, वो लीगली गलत है। जज शुड नॉट अलाउड दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। No judge should allow this practice.
ये आपसे बहुत लंबी बातचीत मुझे लगता हो गई है, और मैं एक जानना ये चाहूँगा, इतने लंबे टाइम में कभी एक कशिश अंदर से नहीं हुई कि हम भी जज बन जाते हैं? नहीं जज बनने का कभी सोचा ही नहीं? ना, कभी मन में कुछ टीस नहीं आई कि जो सामने बैठा है इज नॉट मोर कॉम्पिटेंट देन मी? मैं उस बैच का हूँ शिमला से, लॉ फैकल्टी का, जिसमें 40 लड़के जज बन गए थे 60 में से, और करीब 10 बन गए प्रोसिक्यूटर। वो तो शुरू में बन गए थे, लास्ट में मैं भी आ गया प्रोफेशन से प्रोसिक्यूशन में 83 में, बट 5-7 साल बाद दिल भर गया, वापस आ गए। कभी सोचा नहीं जज बनने का। और ऐसा नहीं कहते कि आप कॉम्पिटेंट नहीं रहे, आप मतलब थोड़े डाउन रहे इसलिए जज नहीं बने, और हम सीनियर हो गए, हम इंटेलिजेंट थे? नथिंग डूइंग। वो आज भी सब ये कहते हैं, यार ये साला सबसे बढ़िया रहा, गाली दे के कहते हैं ये सबसे बढ़िया रहा, मनी वाइज, फ्रॉम ऑल एंगल्स। पता नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। फ्रीडम तो है, देखिए प्रैक्टिस में फ्रीडम तो है। एंजॉयड एवरीथिंग दैट वे। जो स्टेटस एज ए जज मैं नहीं कहना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर सके शायद, मैंने उससे बेटर स्टेटस एंजॉय करा एसपीपी। इतने अब अभी आप 74 हैं, ईश्वर करे आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप बहुत लंबे समय तक इस फ्रेटर्निटी की सेवा करते रहें। आपकी जैसे सीनियर्स की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत भी है। कोई एक अपील आप, जो आजकल के यंगस्टर्स को आप देखते हैं जिनकी 2 साल की प्रैक्टिस है या फ्रेशर हैं या 5 साल की है, उनके लिए कोई एक अपील आप क्या करना चाहेंगे सो दैट दे कैन बी ए सक्सेसफुल लॉयर? देखिए साहब, अपील तो आई वोंट, चॉइस इज देयर्स। आई कैन जस्ट गिव ए सजेशन कि बच्चों जितना पढ़ लोगे, जितना लेबर कर लोगे, उतना कमा लोगे कहीं ना कहीं। आपको बेईमानियाँ करने की या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रेन, नो बार्स इन दिस प्रोफेशन विच कैन स्टॉप यू। मेरी ये थिंकिंग है। रेस्ट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड हाउ फार आई एम करेक्ट, बट आई थिंक आई एम करेक्ट। बहुत बहुत सुना दोस्तों, एक अपील इन्होंने अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं और एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अपील भी की, या उनको मैं कहूँ सजेशन दिया, और या अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। और दोस्तों, मैं आज इस बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। काफ़ी समय से मैं बात कर रहा हूँ, इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मैं इनको बस मैंने कहूँ तो पकड़ लिया, क्योंकि जो भी सीनियर लोग हैं वो इतने बिजी रहते हैं दिन भर कोर्ट में, शाम को अपने ऑफिस में, फिर और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो लेकिन मैंने आज इनको पकड़ लिया, और इनसे माफ़ी मांगते हुए मैं इस बात को यही मैं स्टॉप करता हूँ, विराम देता हूँ। फिर किसी और एक शख्सियत के साथ आपको मिलाऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू कौल साहब, थैंक यू वेरी मच।